हेलो बच्चों, हमारी सेकंड यूनिट शुरू हो चुकी है और उसका पहला टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। देखो, अभी तक हमने दो मार्केट पढ़े हैं। एक था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता, और दूसरा था मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार। देखो, ये दोनों बाजार, परफेक्ट कंपटीशन तो कम्प्लीटली इमेजिनरी मार्केट है, मोनोपोली है लेकिन उतना नहीं है जितना कि पहले किसी समय था, अब नहीं है। उन दोनों के बाजार के बीच की स्थिति है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, यानी इसमें एकाधिकार भी है और प्रतियोगिता भी है। कहाँ पर एकाधिकार है और प्रतियोगिता कहाँ पर है, ये आप जब ये पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो इसके बारे में सबसे पहले मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन बुक दी थी 1933 में, तो उसमें इसने इसके बारे में बताया था। चैम्बरलिन ने भी उसी दौरान थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बुक दी थी, जिसमें इस मार्केट के बारे में बताया गया है। हम इस मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। क्या है इस मार्केट की पहचान? तो पहली है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर्स। सेम वैसी परफेक्ट कंपटीशन जैसी है कि इसमें भी लार्ज नंबर सेलर्स एंड बायर्स हैं। दूसरी इसकी है वस्तु विभेद, यानी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन का मतलब कि इसमें जो वस्तु होगी, क्लियर, इसमें जो वस्तु होगी वो कलर में, साइज में, डिजाइन में एक जैसी नहीं होंगी, अलग अलग होंगी। क्वालिटी में डिफरेंस मिलता है, पैकिंग में डिफरेंस मिलता है, नेम में। देखिए, आपके पास पेन है, दूसरे के पास, बच्चे के पास भी पेन है, आप दोनों के पेन बिल्कुल अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। दोनों के पास पेन है लेकिन साइज में अलग, कलर में, क्वालिटी में, नेम में अलग है, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। तो इस मार्केट की ये बहुत ही बड़ी फीचर्स होती है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। क्लियर? थर्ड है इसमें फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इन द ग्रुप। सेम वैसी ही है परफेक्ट कंपटीशन, जानी इसमें कोई भी फर्म है ग्रुप में शामिल हो सकती है और ग्रुप को छोड़कर जा सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखो, इंडस्ट्री यूज नहीं करेंगे, हम वर्ड ग्रुप करेंगे। देखो, इंडस्ट्री क्या होती है? होमोजीनियस प्रोडक्ट को बनाने वाली सभी फर्मों के जोड़ को हम इंडस्ट्री कहते हैं, लेकिन ग्रुप हम क्या कहते हैं? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, वस्तुओं को बनाने वाली फर्मों के जोड़ को हम ग्रुप कहते हैं। तो इंडस्ट्री किसे कहेंगे? इंडस्ट्री एक ब्रॉड मीनिंग है, यानी सभी ग्रुप्स को जोड़कर जो वर्ड बनता है उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, फर्म, ग्रुप एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर ग्रुप का यूज करेंगे हम, यानी कोई भी फर्म ग्रुप में आ सकती है और ग्रुप को छोड़कर जा सकती है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट। फोर्थ, सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, यानी विक्रय लागतें, विज्ञापन लागतें इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। आप देख रहे हो एडवर्टाइजमेंट रोज़ अपने टीवी के ऊपर, सर्फ का आ रहा है, फिर एरियल का आ रहा है, फिर और भी आ रहे हैं, निरमा आ रहा है, सभी अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट। तो दिस एडवर्टाइजमेंट इज़ सेलिंग कॉस्ट। ये फर्म के लिए सेलिंग कॉस्ट होती हैं, वो अपने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती है, प्रचार करने के लिए ही नहीं बल्कि आपको उस वस्तु के अनुसार ढालने के लिए खर्च कर रही है। ठीक। 6 पॉइंट है हमारा लिमिटेड मोबिलिटी, यानी इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो साधन है उनमें जो मोबिलिटी है वो ना, तो जैसे उसमें हमने पढ़े थे परफेक्ट मोबिलिटी, उसमें हमने पढ़ा था इम्परफेक्ट मोबिलिटी। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि लिमिटेड है, बहुत जा भी सकते हो, नहीं ज़्यादा नहीं है, परफेक्ट नहीं है। क्लियर? सातवां है हमारा इम्परफेक्ट नॉलेज, यानी कि नॉलेज भी है कंज्यूमर्स को वस्तु की, प्रोडक्ट की, प्राइस की, मार्केट की, लेकिन पूरी तरह से नहीं है परफेक्ट कंपटीशन की तरह। नॉलेज है, अधूरी है, अपूर्ण है। 8th पॉइंट हमारा नॉन प्राइस कंपटीशन। इस मार्केट की बहुत बड़ी विशेषता है, इसमें प्राइस कंपटीशन नहीं मिलता है फर्मों के बीच में, इसमें फर्मों के बीच में नॉन प्राइस कंपटीशन। और ये नॉन प्राइस कंपटीशन किसके द्वारा करते हैं? वो थ्रू एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के द्वारा करते हैं। आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट में कि सर्फ एक्सेल वाला कह रहा है कि भाई आप हमारा खरीदिए, इससे आपके सारे स्टेन्स निकल जाएंगे, उसके साथ हम ये चीज़ फ्री दे रहे हैं। एरियल वाला आएगा, वो कहेगा नहीं, आप हमारा
हमारा खरीदिए, इससे सारे स्टेन्स निकल जाएंगे, हम आपके और इसके साथ ये चीज़ फ्री देंगे। तो दिस इज़ द नॉन प्राइस कंपटीशन। तो इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गैर कीमत प्रतियोगिता, और इसे हम गला काट प्रतियोगिता, कट थ्रोट कंपटीशन भी बोलते हैं। कट थ्रोट यानी गला काट प्रतियोगिता भी इसी को ही कहा जाता है। तो ये कई नामों से आ जाता है, गला काट प्रतियोगिता, नॉन प्राइस कंपटीशन, सेलिंग कॉस्ट, ये एक ही बात है। नाइन्थ पॉइंट हमारा है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में यहाँ फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होंगे। क्यों प्राप्त होंगे? क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इस मार्केट के अंदर भी ये बात कही गई है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। सेम वैसे ही जैसे ही फर्म को यहाँ पर अब नॉर्मल प्रॉफिट्स प्राप्त होने लगते हैं, न्यू फर्म्स हैं ग्रुप में एंट्री कर जाती हैं, तो वापस नॉर्मल प्रॉफिट बन जाता है। जब लॉस होने लगता है तो जिन फर्मों को लॉस हो रहा है वो ग्रुप को छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं, तो वो वापस प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। 10th यहाँ पर हमारा पॉइंट है ईडी, यहाँ पर लेस देन है 1, यानी सॉरी ईडी इज मोर देन 1 है यहाँ पर, यानी ईडी क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ मोर इलास्टिक है, क्लियर, अधिक लोचदार। 11th पॉइंट हमने ये लिखा है कि फर्म ग्रुप इंडस्ट्री 3 चीज़ें होती हैं। 12th पॉइंट क्लोथ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। क्लोथ यानी अभी हमने एग्जांपल दिया, सर्फ अवेलेबल नहीं तो आप एरियल ले लेते हैं, निरमा ले लेते हैं, और भी बहुत से वॉशिंग पाउडर आप ले लेते हैं। इसी तरह से टूथपेस्ट में भी बहुत सी फर्म्स हैं, साबुन में है। तो एक फर्म की चीज़ ना होने पर आप दूसरे फर्म की वस्तु को सेम वैसी ही मिल जाती है, बस नेम, पैकिंग में, डिजाइन में अंतर होता है। तो यहाँ क्लोथ सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है। क्लियर हो गई ये बात सभी को? अब हम पढ़ेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। क्लियर बच्चों? तो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन या फर्म्स इक्विलिब्रियम एक ही बात है इसमें, क्योंकि इसमें फर्म जो होती है, हाँ बच्चों, जो एक करेक्टरिस्टिक्स हम जो बताना यहाँ पर आपको भूल रहे हैं वो ये यहाँ पर है, ये देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर ये प्राइस कंट्रोल। यहाँ पर सारी प्राइस कंट्रोल का मतलब यहाँ फर्म इज प्राइस मेकर। कौन है यहाँ पर? फर्म इज प्राइस मेकर है यहाँ पर। क्लियर? टेकर नहीं है परफेक्ट कंपटीशन की तरह। खुद फर्म अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण स्वयं करती है। फर्म इज प्राइस मेकर नॉट टेकर। इसलिए इसको हम इसीलिए इस मार्केट का नाम हमने क्या रखा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली क्यों है? क्योंकि यहाँ फर्म को ये अधिकार है वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस का खुद डिटरमाइन करे। क्लियर? और कंपटीशन इसलिए है क्योंकि लार्ज नंबर फर्म्स हैं और सेलर्स हैं, उनके साथ उसे कंपटीशन करनी है यहाँ पर। क्लियर हुई बच्चों ये बात? अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम। तो बच्चों हम पहले ही आपको समझा चुके हैं, क्या समझा चुके हैं कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है और संतुलन की शर्त सेम रहेगी जो आप पहले पढ़ के आए हो कि क्या है, MC = MR, और MC MR को नीचे से काटेगी, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो साइड। क्लियर? ये इक्विलिब्रियम की शर्त जहाँ पूरी होगी वहाँ पर फर्म्स को किसका निर्धारण डिटर्मिनेशन करेगी? प्राइस या आउटपुट का करेगी। क्लियर? और उसी को ही हम क्या कहते हैं? फर्म्स इक्विलिब्रियम। तो देखिए ये डायग्राम मैंने बनाया है, यहाँ पर हमने आपको दिखा रखा है, क्या दिखाया है हमने यहाँ पर इस डायग्राम में? यह हमने आउटपुट लिया, इधर हमने रिवेन्यू एंड कॉस्ट ली, ये AR खींची हमने, ये MR बनाई, ठीक है, और ये हमने क्या बनाई? MC। ये MC MR को देखो यहाँ पर AR ज़्यादा, हमने मोनोपोली मार्केट में AR इस तरह से बनाई थी और MR इस तरह से, यानी ज़्यादा स्लिप वाली बनाई थी, लेकिन यहाँ देखिए हमने खुली बनाई है इस तरह से, ये AR होगी हमारी और इस तरह से ये MR होगी। क्लियर बच्चों? इस बात का बस यही डिफरेंस है मोनोपोली मार्केट में और इस मार्केट में। इसमें इनका ध्यान रखना है आपको खींचते समय, ये ज़्यादा इस तरह से बनानी है। क्लियर? तो ये AR है और ये हमारी क्या है? MR है। फिर MC सेम वैसे ही बनानी है जैसे अब तक बनाते हैं। ये MC है, ये B पॉइंट पर इसको बिलो साइड से कट किया, तो B से इसको हमने AR तक बढ़ाया, इस तरह से ये AQ हमारी प्राइस आ गई, जिसको हमने OP नाम से दिखा दिया ऐसे मिला के। क्लियर हुई बच्चों?
ये फर्म्स इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पर फर्म्स कितना उत्पादन करेगी, OQ उत्पादन करेगी, किस प्राइस पर बेचेगी, उसे OP कीमत पर बेचेगी। अब शॉर्ट रन की बात करेंगे हम। शॉर्ट रन में एक फर्म को हमने बताया था 3 सिचुएशंस मिलती हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की वही शर्त रहेगी AR इज इक्वल टू AC, AR इज इक्वल टू AC। तो सेम वैसा ही डायग्राम बनाना है जो हमने ऊपर बनाया था अभी। तो आपको ये AR बनानी है, ये MR बनानी है और ये MC बनानी है। इस तरह से B पॉइंट आ गया, ये इक्विलिब्रियम हो गई, ये प्राइस हो गई हमारी। क्लियर हो गई। तो प्राइस कितनी है हमारी OP और इक्विलिब्रियम उत्पादन का कितना है OQ। क्लियर। तो OP प्राइस किसके बराबर है AQ के। AQ को ही हम क्या कहते हैं AR कहते हैं। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर हमने क्या बनानी है, नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है। तो AR इज इक्वल टू AC, यहाँ AC कर्व खींचना है। तो AC कर्व को बिल्कुल प्राइस जहाँ पर है उस प्राइस को सिर्फ टच करते हुए AC कर्व को खींचना है, और जैसे ही MC पे आता है इसे ऊपर की तरफ बढ़ाना शुरू कर दो। तो इस तरह से हमने इसको A पर ही टच किया है। तो इस तरह से यहाँ पर AR भी क्या है AQ है और AC भी क्या है AQ है, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर फर्म को क्या प्राप्त हो रहे हैं, केवल नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। देखिए यहाँ सुपर नॉर्मल की वही शर्त रहेगी AR इज मोर देन AC। क्लियर बच्चों। सेम वैसे ही आप AR बनाएंगे, MR बनाएंगे और MC बनाएंगे, और इस तरह से हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये आ गया। तो फर्म कितना उत्पादन करेगी OQ किस कीमत पर बेचेगी, इस लाइन को ऊपर बढ़ाएंगे AQ कीमत पर, जिसे हम OP नाम से दिखा रहे हैं। क्लियर हुई बच्चों ये बात। अब हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है। तो आपको AC कर्व इस EQ लाइन को कहीं से भी बीच में से काटते हुए दिखाइए। तो हमने इसको ऐसे थोड़ा सा नीचे से करके और इससे ऐसे दिखा दिया, AR से नीचे खींच दी। क्लियर। और इसने AQ लाइन को किस बिंदु पर काटा है, C पॉइंट पर काटा है। क्लियर। MC वाला पॉइंट नहीं लेना है, AQ लाइन को जिस पॉइंट पर काटती है वो पॉइंट हम लेते हैं। तो इसको किस पॉइंट पर काटा है, इसने C पॉइंट पर काटा है। तो C से हमने यहाँ सीधी रेखा ऐसे खींच दी। क्लियर दिखाई दे रही है, जिसे हमने R नाम दे दिया। इस प्रकार से फर्म को कुल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या प्राप्त हुए, PRCA ये प्राप्त हो गए, क्योंकि फर्म की ये टोटल प्रॉफिट है फर्म का। क्लियर। अब फर्म को हम दिखाते हैं थर्ड सिचुएशन, जो कि है लॉस की। लॉस की वही शर्त है AR इज लेस देन AC बट मोर देन एंड इक्वल टू ABC। क्लियर। अब ABC खींचनी है आपको। तो यहाँ पर यही AR और MR बनाएंगे, MC कर्व खींचेंगे, ये B पॉइंट आ गया, ये उत्पादन का स्तर आ गया, और ये हमारी OP कीमत आ गई। ये AR तक लाइन बढ़ाएंगे, तो AR तक बढ़ाने पर हमारी प्राइस आ जाती है इस तरह से। क्लियर। इसको फिर हमने ऐसे खींच लिया, तो OP कीमत हो गई। अब आपको क्या दिखानी है, AC। तो AC दिखाने के लिए AC को AR से ऊपर खींचना है, AR पे टच नहीं करना है। तो हमने देखो ये इस लाइन से ये हमने AC बनाई इस तरह से। क्लियर बच्चों। इस तरह से AC बनाने के बाद हमने इस लाइन को ऊपर बढ़ाया, AQ वाली लाइन को ऊपर बढ़ाया। क्लियर हुई ये बात। इसको देखो, इसको ऐसे ऊपर बढ़ा दिया इस तक, और इस तरह से इसको C नाम दे दिया जहाँ पर भी ये टच करी लाइन, और यही फर्म का लॉस हो गया। क्लियर। जो हमने दिखाया है यहाँ पर RPAC के नाम से, ये फर्म को कुल लॉस हो रहा है। अब हमें ये वाली चीज़ दिखानी है यहाँ पर कि मोर देन या इक्वल टू ABC। तो आप इक्वल टू ABC दिखा सकते हो। तो A पॉइंट पे जैसे हमने नॉर्मल प्रॉफिट में दिखाया था, ऐसे ABC निकालनी है। तो वो A पॉइंट को टच करती भी जाएगी ABC, और ऐसे आपको खींचना है। इसको AC से कभी भी मैच नहीं करना है, यानी AC और ABC इस तरह से नहीं मिला देनी है, अलग रखनी है, डिफरेंस कम रखना है इनमें। क्लियर। तो इस तरह से फर्म को यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस। तो CA के बराबर जो लॉस है ये किसके बराबर है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, ये किसके बराबर है, FC के बराबर है। क्लियर बच्चों। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की। तो लॉन्ग रन में बच्चों हम एजम्पशंस में बता चुके हैं, लॉन्ग रन में फर्म को केवल क्या प्राप्त होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होंगे तो हमारी शर्त वही होगी, MR इज इक्वल टू LMC लिखेंगे, और AR इज इक्वल टू LAC। क्लियर। तो इसको हमने डायग्राम की सहायता से दिखाया है। देखें यहाँ पर ये हमारी AR है,
और ये हमारी क्या है, MR है। क्लियर हुई ये बात सभी को? इसके अनुसार ये हमने क्या खींच दी, LMC खींच दी, और LMC खींचने के बाद ये LAC इसी A पॉइंट को टच करती हुई गई है, A पॉइंट को टच करती हुई गई है। तो ये हमें क्या दिखा रही है, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट दिखा रही है। क्लियर? तो नॉर्मल प्रॉफिट क्यों प्राप्त होते हैं ये हम शुरू में ही बता चुके हैं आपको बच्चों। ये क्या थी कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इन द ग्रुप, कोई भी नई फर्म प्रवेश कर सकती है और छोड़कर जा सकती है। जब लॉस होने लगते हैं तो वो जो फर्म लॉस नहीं उठा सकती, जिनका लॉस है FC से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो छोड़कर जाने लगती हैं। इसलिए ग्रुप में आउटपुट की कमी होती है और पर फर्म है वो आउटपुट बढ़ जाता है। इसलिए जिन फर्मों को लॉस हो रहा था अब उनका लॉस है नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होते हैं तो न्यू फर्म्स हैं वो क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, ग्रुप में शामिल हो जाती हैं, काम करना शुरू करती हैं, तो आउटपुट बढ़ जाता है। लेकिन पर यूनिट फर्म का आउटपुट में हिस्सा घट जाता है, इसलिए उनकी प्राइस गिर जाती है। प्राइस गिरने की वजह से उन्हें लॉस होना शुरू हो जाता है और इस तरह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वापस किस में बदल जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट में बदल जाता है। तो बच्चों ये हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था। ओके, थैंक यू।